Good morning student. Myself Dr. Renu. Welcome to my class. बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के उसी चैप्टर सेकेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इट मीन्स कि रोजगार के क्षेत्र में जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, उनका क्या योगदान है। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन विच सेक्टर, किस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो इट मीन्स कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं और टर्शियरी किसका योगदान ज़्यादा है। टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है इकोनॉमी में। हम लोगों ने देखा कि रिसेंट के ईयर में, हाल के सालों में तो टर्शियरी सेक्टर के में ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है। तो उसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। तो अगर हम जीडीपी के टर्म में देखें तो हमने ये पाया कि प्राइमरी सेक्टर जो सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड कर रहा है, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। और जो टर्शियरी सेक्टर का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें भी हमने पाया कि उसका भी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उतना ज़्यादा नहीं है, वो उतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड नहीं कर रहा है। यही हाल सेकेंडरी सेक्टर का भी है। सेकेंडरी सेक्टर में भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। कंपेयर करें अगर तीनों सेक्टर को, तो हम यही पाएंगे कि प्राइमरी सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है जीडीपी में वो उतना अच्छा नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर का भी यही है और टर्शियरी सेक्टर का भी है। लेकिन उसका कारण क्या है? क्या कारण है कि जो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड कर रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार उतना नहीं दे पा रहा है, और टर्शियरी सेक्टर का भी ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम ग्राफ को एनालाइज करेंगे। तो ग्राफ को एनालाइज करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ को हम लोग कैसे समझेंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये 1972 और 1973 का ग्राफ पोजीशन है जिसमें तीनों सेक्टर्स के योगदान को, कंट्रीब्यूशन को दिखाया है। और ये 2011 और 12 का ग्राफ है जिसमें कि तीनों सेक्टर के ग्राफ को दिखाया है। ये ब्लैक लाइनिंग है जो वो टर्शियरी सेक्टर को शो कर रही है, प्लेन एरिया सेकेंडरी सेक्टर को शो कर रहा है, और रेड लाइनिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर को शो कर रही है। तो हम देखेंगे कि 1972 और 1973 में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 74% था। इट मींस कि 74% एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। अब सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 11% था और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15% था। इट मीन्स कि 15% लोगों को टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था। अब हम इधर आते हैं 2011 एंड 12 में, तो हम ये पाएंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर जो 72-73 में 74% था वो अब 49% रह गया है। इट मीन्स कि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट अभी भी ये लोगों को ज़्यादा दे रहा है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ा है, वो बढ़कर 11 से 24% हो गया है। और टर्शियरी सेक्टर का भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 15 से बढ़कर के जस्ट डबल 27% हो गया है। तो अब ये हम देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस हो गया है। तो अब जीडीपी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो जो प्राइमरी सेक्टर है जो ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा था वो 49% लोगों को अभी भी 2012 और 11 और 12 में रोजगार दे रहा है, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसमें से अपना 20% अगर अपना निकाल भी ले तो बाकी बचेगा कितना? 29%। ये 29% बचेगा। ये 29% अगर हमारा टर्शियरी सेक्टर से जुड़ जाए, तो क्या उन दोनों सेक्टर से जुड़ जाए तो ये दोनों सेक्टर भी और ग्रो कर जाएंगे और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन दोनों सेक्टर्स का क्या योगदान है, हमने ग्राफ को एनालाइज किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये शिफ्ट क्यों हुआ है
प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी में क्यों ग्रोथ हो गई है इकोनॉमी की, सेक्टर्स में ग्रोथ क्यों हो रही है। जो प्राइमरी सेक्टर जो अभी तक सबसे ज़्यादा योगदान देता था जीडीपी में, उसका योगदान कम क्यों हो रहा है, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर का क्यों बढ़ रहा है। तो द शिफ्ट इन द शेयर ऑफ जीडीपी इज नॉट सेम टू द शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट। क्यों है इस तरह से ऐसा, क्यों ऐसा हुआ कि और प्राइमरी सेक्टर का यह कंट्रीब्यूशन कम है और दोनों का बढ़ गया है। तो व्हाई इज इट सो, क्यों ऐसा हुआ। द रीजन इज द डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इसका कारण ये है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, ऐसी बेरोजगारी जो हमको दिखती नहीं है। When the person is not working with his full potential, he is being known as disguised unemployed. जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं करता है या काम उसको नहीं मिल पाता है, तो इट मीन्स कि वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। तो अब इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि लक्ष्मी का एग्जाम्पल हमने आपकी बुक में है। इसके साथ ही साथ जब व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम ना करे, जब व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम ना मिले, और तो वो कहलाएगा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि कोई पीएचडी के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो इट मीन्स कि वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, क्योंकि उसको उसकी योग्यता के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क नहीं मिल पा रहा है। योग्यता के हिसाब से तो उसको किसी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, तो जिसकी वजह से उसको जॉब्स नहीं मिल पा रही है, तो मजबूरी में आकर के वो प्राइमरी स्कूल्स में वो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इट मीन्स कि वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। इसको हम लोग बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपकी बुक में लक्ष्मी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या एग्जाम्पल है लक्ष्मी का, कि लक्ष्मी एक छोटी किसान है जिसके पास एक छोटी सी जमीन है और उसके फैमिली मेंबर 5 फैमिली मेंबर्स हैं। वो सारे 5 फैमिली मेंबर्स उसी छोटी सी जमीन में वर्क करते हैं, पूरा साल उसी जमीन में वर्क करते हुए गुजार देते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर उसमें से हम 3 मेंबर्स को निकाल लें, 3 मेंबर्स को निकाल करके कहीं और भेज दें, तो क्या उनके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसमें अंतर आएगा? नहीं आएगा अंतर, क्योंकि 2 लोगों के द्वारा भी जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उतना ही है 100%, और अगर 5 लोग करते हैं तो भी 100% ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो बल्कि इससे एक और फायदा ये हो रहा है कि जो 3 लोगों को हमने उसकी फैमिली से निकाल करके बाहर कहीं भेज दिया है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जॉब की तलाश कर रहे हैं, और जॉब मिल जाने पर वो जॉब करने लगते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करने लगते हैं, जिससे कि फैमिली को एक्स्ट्रा इनकम होने लगती है। तो वो एक तरह से फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो 5 लोग थे, ये क्या थे, ये लक्ष्मी की फैमिली, ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, क्योंकि जितने लोगों को काम करना चाहिए उतने लोग काम ना करके उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सब लोग उसी काम में जुटे हुए हैं। तो ये डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। चूँकि आजकल सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं, हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, और हम नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। इसके चलते अगर हम लोग 3 लोगों को उसकी फैमिली से हटा देंगे, तो इससे कुछ उसके प्रोडक्शन में अंतर नहीं आएगा। और मैंने पहले भी बताया कि जो सरप्लस बचा हुआ है, सरप्लस बच जाएगा आपका 49%, उसमें से अगर हम 20% अपना इनकम निकाल लें तो 29% बचेगा। तो वो जा करके वो अदर सेक्टर में अगर इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। अधिकतर लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में अपना उतना योगदान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जितना उनको देना चाहिए। तो इस वजह से जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में कम होता जा रहा है। यही हाल सर्विस सेक्टर का भी है, और यही हाल टर्शियरी सेक्टर का भी है। टर्शियरी सेक्टर में, हर सेक्टर में जितना योगदान देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, उतना नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नंबर ऑफ पर्सन को अगर एक्सक्लूड कर देते हैं तो भी प्रोडक्शन में अंतर नहीं आता है। तो यही कहलाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट।
नंबर ऑफ पर्सन्स को एक्सक्लूड करने पर, हटा देने पर भी अगर प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस ना आए तो यही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। आप बच्चों अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट के कई टाइप थे, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, लेस अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है और एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बहुत तरह की बेरोजगारी है। हम लोग अभी आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं थोड़ी देर में न्यू टॉपिक के साथ। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक बच्चों। अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से किस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है, और ये भी बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था, इट इज़ अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment. इट मीन्स कि ये उस तरीके की बेरोजगारी होती है जो छिपी होती है, जो दिखाई नहीं होती है और दिखाई नहीं देती है, और व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार से काम ना मिलना ही क्या कहलाता है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। तो अब जब हम लोग ने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो जब बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, तो इससे रोकने का भी उपाय करना चाहिए। तो इसे रोकने के उपाय करने की क्या उपाय करेंगे हम, इससे कैसे बचा जाए, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आगे हम समझेंगे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे बच सकते हैं और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं। तो इसको हम लक्ष्मी की स्टोरी से रिलेट करके देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको लक्ष्मी की स्टोरी बताई थी कि उसके फैमिली में 5 मेंबर्स थे और 5 मेंबर्स उसके छोटे से खेत में पूरे साल काम करते थे, और उतना नहीं, सबकी रोजी रोटी उसी खेत से चलती थी, जितनी भी नीड्स सबकी थी उसी खेत से पूरी होती थी, जो कि सफिशिएंट नहीं होती थी। अब अगर हम लक्ष्मी की फैमिली से 3 मेंबर्स को निकाल दें तो भी प्रोडक्शन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। तो अगर हम उन फैमिली मेंबर्स को निकाल करके ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, तो हम उनको कहीं और एम्प्लॉयमेंट दिला दें, कहीं और एम्प्लॉयमेंट दिला दें। तो वो कैसे हम एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप्स ये है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़, अगर लक्ष्मी को खेतों में इरिगेशन की फैसिलिटी हो जाए या सिंचाई की सुविधा हो जाए तो वो क्या होगा, से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि अब काम बढ़ जाएगा, सिंचाई आएगी तो पानी डालना पड़ेगा खेतों को, कैनल बनानी होगी या ट्यूबवेल से पानी को सारे पेड़ पौधों में डालना पड़ेगा। तो इसलिए 2 लोगों का काम नहीं रह जाएगा, इसके लिए हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम और लक्ष्मी और लोगों को रोजगार दे सकती है। इसके साथ ही साथ वो लक्ष्मी इरिगेशन की फैसिलिटी होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकती है, मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो कर सकती है और ड्राई सीजन में भी ग्रो कर सकती है। बच्चों अब ये बताइए कि ड्राई सीजन किस सीजन को कहा जाएगा। मैंने पहले आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में डिस्क्राइब किया है कि हाउ मेनी क्रॉप सीजन आर फाउंड इन इंडिया, ये बताया है, इसी से आपको हिंट मिल जाएगा कि कौन सा सीजन ड्राई सीजन होता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि रबी सीजन को ड्राई सीजन बोला जाता है, क्योंकि उसमें मानसून नहीं रहता है। तो ड्राई सीजन में भी वो फसलों को उगा सकती है और लोगों को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है। और इसके साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटी होने के साथ ही साथ जब इरिगेशन फैसिलिटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी होने पर वो जो सरप्लस बचेगा, ज़्यादा लोगों को काम दिया, फिर ये क्या होगा, जब ये ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो सरप्लस फूड ग्रेन्स होंगे, जो सरप्लस फूड क्रॉप होगी, तो वो क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए
ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रकों पर लाद कर, लारी पे लाद करके वो मार्केट में ले जाएगी, या तो वो स्टोरेज कर देगी कोल्ड स्टोरेज में अपनी जरूरत के हिसाब से, और जो ज्यादा बच जाएगा उसको मार्केट पे बेच देगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, फिर से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में। जब वो अपने माल को ले जाने के लिए मार्केट पे ट्रांसपोर्ट ले आती है, ट्रक ले आती है, तो इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा, ड्राइवर को रोजगार मिला, क्लीनर को मिला। इसके साथ ही साथ स्टोरेज में काम करने वाले, कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले लोगों को काम मिला, और साथ ही साथ मार्केट में उसने जिसको बेचा वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि इरिगेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होने पर भी वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज मैंने बताया कि अगर लक्ष्मी के पास उसकी आवश्यकता, नीड से अधिक सरप्लस प्रोडक्शन है, तो वो अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए उसको स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में रखेगी, और ताकि जब कभी उन फसलों के, उन क्रॉप्स के दाम में इंप्रूवमेंट होता है तो वो उनको निकाल करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेगी। तो इस तरीके से 3 स्टेप हो गए, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। अब नेक्स्ट है क्रेडिट सिस्टम, कि चीप क्रेडिट सिस्टम को डेवलप होना चाहिए। कैसे डेवलप, रूरल एरिया में, क्योंकि ताकि किसान को उसके लिए, क्रॉप्स के लिए, सीड्स के लिए लोन मिल सके। क्योंकि अगर किसान को सस्ता लोन नहीं मिलेगा तो वो मनी लेंडर के पास जाएगा, और मनी लेंडर उसको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा, और फिर हाई इंटरेस्ट रेट पर लेने के कारण जो लक्ष्मी है वो उसका लोन चुका नहीं पाएगी, और धीरे से फिर से उसको उसके पास जाना पड़ेगा। इस तरीके से वो धीरे धीरे डेब्ट ट्रैप में, कर्ज के जाल में फंस जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बैंक्स को इस्टेब्लिश करे, स्पेशली रूरल एरिया में, जिससे किसानों को क्रॉप्स के लिए, सीड्स के लिए और इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको लेने के लिए पैसे सस्ते दामों पर लोन मिल सके, जिससे कि सस्ते दामों पर लोन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्पादन या प्रोडक्शन कर सके। अब नेक्स्ट स्टेप है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब एक और तरीका है जिसके द्वारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे उद्योग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है जहां पर छोटी छोटी इकाई लगाई जाती हैं, छोटी छोटी इकाइयां लगाई जाती हैं लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि ताकि लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। अब इससे कि अब जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपने या लक्ष्मी ने या किसी फार्मर ने अपने लैंड पर पोटैटो और टोमेटो को ग्रो किया है। अब जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो वो पोटैटो और टोमेटो को बेचेंगे, तो पोटैटो और टोमेटो को बेचने में उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर उस टोमेटो और पोटैटो की प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग मीन्स कि उसको अलग अलग रूपों में ढाला जाता है, जैसे कि अगर टोमेटो को से केचप बनाया जाए और पोटैटो से चिप्स बनाया जाए तो उससे हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन उसके लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, क्योंकि आपको तो ये पता है ना बच्चों कि जीडीपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड किया जाता है। तो हमको आलू बेचने और टमाटर बेचने में उतना फायदा नहीं होगा जितना कि अगर हमने चिप्स बना के बेचा लक्ष्मी ने, या केचप बना के बेचा, तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी और हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन भी ज़्यादा होगा, हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होगा, और आप 4 से 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा सकते हो। इस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए गवर्नमेंट को, तरह तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, जैसे कि रूरल एरिया में, जैसे कि दाल प्रोसेसिंग भी एक बिजनेस है बेटा। उसमें दाल जो आप लोग को खेतों से उगती है वो सही, वो फिनिशिंग उसमें नहीं होती है जब तक कि उसको मिल में ला करके उसको पूरा रगड़ करके, भिगो करके, साफ कर करके उसके पूरे छिलकों को निकाला जाता है, उसमें पॉलिश की जाती है। तो इसमें भी कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो इस तरह से दाल प्रोसेसिंग की यूनिट लगानी चाहिए, और भी यूनिट्स लगानी चाहिए, जैसे फलों से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड जैम बनाने की यूनिट लगानी चाहिए, ताकि किसान अनाज के अलावा और भी चीज़ों को बेच सके। तो इस तरीके से हम पाएंगे कि ये सारे स्टेप्स भी एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। अब इसके अलावा
फूड प्रोसेसिंग हो गई। तो अब कोल्ड चेन स्टोरेज ये हम लोगों ने देखा है बच्चों कि हमारे देश में बहुत सारे फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, क्रॉप्स जो हैं, फसलें खराब हो जाती हैं। क्यों खराब हो जाती हैं? क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है पर्याप्त कि हम उनको प्रिजर्व कर सकें। हमारे पास ऐसा बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है कि उनको संरक्षित करके रखा जा सके, और गवर्नमेंट भी इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। तो अगर हम उसको बचा लें तो बहुत सारे लोगों को खाना प्रोवाइड हो पाएगा और वो दूसरे लोगों के काम में आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों, अगर आप लोगों में से बड़े होकर कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए कोल्ड चेन स्टोरेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगा और हम अपने जो हम फूड ग्रेन्स को खराब कर रहे हैं, जो खराब हो रही है, तो उसको हम बचा भी सकते हैं। ये कहा जाता है कि अगर हमने बचा लिया तो कमा लिया, जितना बचाया इट मीन्स कि हमने उतना कमा लिया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रहा है और किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ और न्यू सेक्टर्स को भी खोजा जा सकता है। अब न्यू सेक्टर में एजुकेशन आ गया। अब एजुकेशन की बात की जाए तो नीति आयोग के हिसाब से एजुकेशन सेक्टर में अगर ज़्यादा वर्क किया जाए तो 20 लाख न्यू जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है। अब बच्चों, ये नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है। इसके पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, जो हमारे कंट्री के लिए 5 ईयर के लिए प्लानिंग करती थी कि 5 ईयर में कहाँ पे कितने डैम बनेंगे, कितनी रोड्स बनाई जाएगी, किस इंडस्ट्री को ग्रो किया जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पापा को सैलरी मिलती है तो वो इसके साथ ही साथ वो इस ईयर के पूरे ईयर की प्लानिंग कर लेते हैं कि इस एक साल में हम लोग क्या क्या काम करेंगे। ठीक वही हर कंट्री का भी है। कंट्री के जो हेड होते हैं वो भी अपनी जो सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको ये डायरेक्शंस देते हैं कि वो पूरे ईयर की प्लानिंग बनाएं। तो इस तरीके से जो प्लानिंग कमीशन था वो 5 ईयर के लिए प्लानिंग करती थी, लेकिन अब उस प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह पर नीति आयोग को बनाया गया है। नीति आयोग के प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी हमारे नीति आयोग के प्रेसिडेंट हैं और नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राजीव कुमार। तो इस तरीके से आपने देखा कि नीति आयोग किस तरीके से काम करती है और नीति आयोग 15 ईयर्स के लिए प्लानिंग को लॉन्च करती है। प्लानिंग जो बनाएगी वो 15 ईयर्स के लिए बनाएगी इंडिया की ग्रोथ के लिए। तो अब हमने देखा कि नीति आयोग के हिसाब से अगर एजुकेशन सेक्टर पर वर्क किया जाए तो 20 लाख जॉब क्रिएट की जा सकती हैं, और अगर टूरिज्म के एरिया में देखा जाए तो 35 लाख जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। और आईटी सेक्टर ऐसा है जिसमें जितनी चाहो उतनी जॉब क्रिएट की जा सकती है। आईटी सेक्टर है ही जॉब क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू हम जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गवर्नमेंट ने भी एक एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे कहा जाता है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन जिसे अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बच्चों, इसका नाम स्पेशली आप लर्न कर लीजिए, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा और ये निश्चित है यहाँ से क्वेश्चन आना। कभी कभी कहा जाता है डिस्क्राइब द मनरेगा, मनरेगा को डिस्क्राइब करिए। तो मनरेगा है क्या? मनरेगा ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई एक योजना है जो राइट टू वर्क के थ्रू लॉन्च की गई है। पहले मनरेगा को 100 डिस्ट्रिक्ट्स में, 100 जिलों में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च है, चलाई जा रही है। अब ये लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है? किस लॉ के थ्रू? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट जिसके तहत राइट टू वर्क क्या है बच्चों? कि हर एक इंसान को काम मिलना चाहिए, और ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि वो हर एक इंसान को रोजगार प्रोवाइड करे जिससे वो इंसान भूखा ना रह सके और वो गरीब ना रह सके। तो इसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने प्लानिंग की मनरेगा की, जिसमें कि गांव के
हर फैमिली के एक मेंबर को 100 डेज का रोजगार प्रोवाइड करने की गारंटी दी गई है। ये जो लॉ है, दिस लॉ इज प्रूव one of the most successful step by the government of our country to improve the employment situation of our country. It means कि ये जो लॉ है ये सिद्ध करता है कि ये हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है ये इस एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। ये अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है। अब इसमें इसकी खास बातें क्या है? इसकी खास बातें ये हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि राइट टू वर्क के तहत सबको काम मिले, क्योंकि काम जो है वो कहीं से उड़ के आएगा तो नहीं है, क्योंकि सबके पास काम तो मिलता नहीं, हो नहीं पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हर एक इंसान को वो काम प्रोवाइड करे। इस डायरेक्शन में काम करते हुए गवर्नमेंट ने नरेगा नाम से इसे लॉन्च किया था, पहले 100 डिस्ट्रिक्ट्स में, अब लेकिन इसे 625 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम क्या प्रोवाइड करता है? ये खासकर रूरल एरिया में परिवार के एक व्यक्ति को 100 डेज के काम की गारंटी देता है। कि तो अब आप ये सोचेंगे कि 1 ईयर में तो 365 डेज होते हैं, अगर 100 डेज का ही काम मिला तो बाकी दिनों में लोग क्या करेंगे? तो बच्चों ऐसा नहीं है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ काम करता रहता है। आप अपने उस साइड वर्क को करते हुए, गवर्नमेंट का मानना था कि साइड वर्क को करते हुए 100 डेज के डेफिनेट वर्क को आप करिए। और इसके भी तहत गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करवाती है जो कि लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट को अगर रोड को बनाना है तो रोड को अपने आप तो बन नहीं जाएगी, उसके लिए लेबर्स की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? लेबर्स उन्हीं एरिया से हायर करती है और उन्हीं एरिया के लोगों को काम दे देती है गवर्नमेंट रोड बनाने का। तो सारे लोग इस तरह से वहाँ के सारे लोगों को, वहीं के लोगों को काम मिल जाता है, सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं। और केवल उन्हीं लोगों को काम मिलता है मनरेगा में जिन्होंने मनरेगा के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होता है। और इसकी एक खास बात यह है कि अगर गवर्नमेंट 100 डेज के काम एम्प्लॉयमेंट को देने में फेल रहती है, इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर गवर्नमेंट 100 डेज के काम को प्रोवाइड करने में असफल रहती है तो वो क्या करती है? बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड करती है, जिससे कि इंसान का खर्च चल सके। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे स्टेप्स बताए और मनरेगा बताया। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाने का ढंग और मेरी द्वारा पढ़ाई गई जो मैटर है वो अच्छा लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिए बच्चों इसके लिए मैं आपकी थैंकफुल रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।